वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 73। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण का प्रेम के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। सुन रहे हैं ना आप? डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अपने बेटे का भी फोन नहीं उठा रहा है। बस रंगरनिया रास रचाता रहता है ये कृष्ण। ये आदमी नाम का ही कृष्ण नहीं है, बल्कि काम का भी कृष्ण है। अपने बच्चे मधुर का फोन तक नहीं उठा सकता है। देखिए कितनी बार कॉल कर रहे हैं और उठा ही नहीं रहा है। दूसरी तरफ कृष्ण गाड़ी पकड़ने के चक्कर में मधुर का फ़ोन देख रहा था लगातार, पर उसे उठाना उसने मुनासिब न समझा। उसने सोचा कि जब वो लखनऊ पहुंचेगा तब इत्मीनान से बैठकर वो मधुर को कॉल कर लेगा। आखिर क्या इमरजेंसी हो सकती है? सब कुछ तो है उन लोगों के पास, सब कुछ तो उन लोगों ने छीन लिया है। और जब सब कुछ उनके पास है तो इस बात की उनको ज़रूरत ही क्या है? अपना अपमान वो भूला नहीं था। इधर रुक्मणी डॉक्टर साहब को बता रही थी कि कितना बदचलन है कृष्ण और कितना ही वाहियात इंसान है। ना अपने बच्चों पे ध्यान देता है, ना ही अपनी बीवी पे। दूसरी औरतों के साथ रंगरलिया मनाता रहता है। डॉक्टर साहब को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमारे सामने तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट उसकी दोस्त नीलम जो उसके ऑफिस में काम करती है, उसने हमें रेफरेंस दिया। वो बच्ची भी बहुत ही अच्छी थी। काफ़ी समय पहले वो हमारे यहाँ रहा करती थी और उसने हमें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया। वो एकदम बेटी समान थी। और ये कृष्ण जो आया हुआ है, ये भी बहुत ही सभ्य और मासूम जान पड़ता है। हमें नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ लखनऊ चला आया हुआ है। और वो इतना कैरेक्टरलेस है जितना तुम बता रही हो। और नहीं तो क्या, आपको पता है वो घर पर पैसे नहीं देता, खाने और दाने दाने के लिए हम लोगों को मोहताज कर देता है। कपड़े तक नहीं दिलाता है। अपना बढ़िया कपड़े पहनता है और दूसरी औरतों को, अपनी गर्लफ्रेंड्स को बढ़िया बढ़िया कपड़े लत्ते सब दिलाता रहता है और हम लोगों को निगलेक्ट करता है। और तो और उसने हमें घर से भी निकाल दिया है। दर दर भटकने के लिए हमें छोड़ दिया है। वो तो कहिए मेरे पापा हैं, वो मजबूत आदमी हैं, उन्होंने हमें संभाल लिया। नहीं, इस इंसान ने तो हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी मानिए तो उसका सामान निकलवा कर उसे पहली फुर्सत में निकाल दीजिएगा यहाँ से, ताकि वो आपके घर में भी कोई झोल ना कर सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगल बगल आस पड़ोस में औरतें और माता बहनें हैं, उसके ऊपर उसकी गंदी नज़र पड़ जाए और फिर आपको लेने के देने पड़े। फिर न कहिएगा कि हमको किसी ने वार्न नहीं किया। आज जब आपको वार्निंग मिल रही है तो इस वार्निंग को अपने यहाँ अपने दिमाग में लिख कर रख लीजिए। किसी भी कीमत पर उसको घर में आने ना दीजिएगा। यह कहकर रुक्मणी मधुर के साथ वहाँ से निकल पड़ी। उधर मधुर और रुक्मणी प्रयागराज के निकले और इधर कृष्ण और नीलम और राधा दुरंतो एक्सप्रेस पर सवार हो गए। ट्रेन राइट टाइम थी। ट्रेन में चढ़ते ही कृष्ण ने बोला कि नीलम तुम ज़रा 2 मिनट रुको, मैं राधा को जाके फ्रेश कराने के लिए टॉयलेट ले जाता हूँ। बैसाखियों पे राधा को चढ़ाकर टॉयलेट तक कृष्ण हेल्प करते हुए ले गया। उसके बाद राधा वहाँ पर फ्रेश होकर बाहर निकली तो उसको गोद में उठाकर वापस सीट पर लेटा दिया और बेडरोल जो कि ट्रेन में मिला हुआ था उसको भी कायदे से लगा दिया था। फिर जैसे ही वो लोग बैठे हुए थे, नीलम ने खाना निकाला। दोनों ने पैक कराया हुआ खाना बाहर निकाला और खाने लगे। इधर कृष्ण सबसे पहले अपना खाना छोड़ राधा को अपने हाथ से धीरे धीरे कर खिलाने लगा। अभी राधा पूरी तरह सेंसेस में नहीं आई थी। उसके सर की चोट ऐसी थी कि वो थोड़ा बहुत हिल डुल रही थी, थोड़ा बहुत समझ रही थी। डॉक्टर ने भी यही बोला था कि ग्रेजुअली जैसे उसकी चोट सही होगी और जैसे जैसे समय बीतेगा वो धीरे धीरे अपने सेंसेस में आ जाएगी, बशर्ते आप उसको पुरानी बातें याद कराते रहा करिए, और कुछ भी नहीं। कृष्ण बोला, राधा मुंह खोलो, खा लो। अगर खाओगी नहीं तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। बच्चे की सेहत के लिए तुम्हें खाना ही पड़ेगा। प्यार से अपने ही हाथों से
चम्मच से एक एक कर कर कृष्ण राधा को खिला रहा था। सामने से दो औरतें, दो भाभी जी निकली। उन्होंने ये देखा और आपस में बात करने लगी, कितनी खुशनसीब लड़की है ये, देख रहे हो, हमारे हस्बैंड होते तो कब का छोड़कर भाग गए होते। अपने हाथ से खिलाना और ये सब इतनी केयरिंग करना नसीब वालों को ही मिलता है, हमारे नसीब में ऐसा हस्बैंड कहाँ। वो दोनों भाभी जी मुस्कुरा कर निकल गईं। नीलम भी हल्के से मुस्कुरा दी और बोली, क्यों मिस्टर पतिदेव, आप तो बिना शादी के ही हस्बैंड बन गए। कृष्ण भी मुस्कुरा दिया। वो बोला, उनकी गलती नहीं है, जो काम एक हस्बैंड को करना चाहिए वो कौन करता है, एक सच्चा दोस्त। तो जो हस्बैंड होता है वो भी एक सच्चा दोस्त होता है और वाइफ भी एक सच्ची दोस्त होती है, दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं। अब मेरे केस में इस वक्त मैं ही हूँ, तो उन्होंने जो भी सोचा सोचने दो। दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है उससे हमें कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो सही लगे और सरल लगे हमें वो करना चाहिए। किसी की बड़ाई करने से और किसी की बुराई करने से अपना सही काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नीलम ये सब देख के परेशान थी। उसने उससे पूछा, क्यों कर रहे हो कृष्ण, इतना तुम क्यों कर रहे हो, वो भी उस लड़की के लिए जिसकी अब शादी कहीं और हो चुकी है, जिसका हस्बैंड कोई और है और जिसके साथ तुम्हारा मेरे ख्याल से तो कोई फ्यूचर नहीं है, क्यों कर रहे हो ये सब। कृष्ण बोला, देखो नीलम, मैं और राधा जब मिले थे तो मैंने उसे वादा किया था कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर जब कभी भी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे बुलाएगी तो मैं कैसे भी हाल में और किसी भी तरीके से चला आऊँगा। मैं बस वही वादा पूरा कर रहा हूँ। उसने मुझे बुलाया और मैं चला आया। मैंने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं उसके लिए कि उसको एक अच्छी लाइफ मिले, उसको बच्चा मिले, परिवार मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, इस चीज़ के लिए मैंने जो सैक्रिफाइस किया मैं उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहता। इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं अभी भी चाहता हूँ राधा को परिवार मिले, बच्चा मिले और वो हर सुख मिले जो वो चाहती है। कृष्ण खत्म हो जाए पर राधा कभी नहीं खत्म होनी चाहिए। कृष्ण हार जाए पर रुक्मणी को कभी जीतना नहीं चाहिए। मेरा बस यही सोचना है और यही मैं दिल से सोचता हूँ। शायद इसीलिए मैं दुखी हो गया हूँ, क्योंकि मैं हर बात को दिल पे ले लेता हूँ और दिल से सोचता हूँ। आमने सामने की सीट पर नीलम और कृष्ण बैठे हुए थे। टाइम निकालने के लिए नीलम ने कहा, चलो यार अंताक्षरी खेलते हैं। हम पहले एक गाना गाएंगे और फिर तुम एक गाना गाओगे, ऐसे गाएंगे, कोई अक्षर से नहीं गाएंगे, ऐसे टाइम भी पास हो जाएगा। तो कृष्ण बोला, ठीक है तुम स्टार्ट करो, मैं भी स्टार्ट करूँगा, राधा भी सुनेगी। राधा की साइड देख के कृष्ण मुस्कुरा दिया। नीलम बोली, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। आगे अब तुम गाओ। कृष्ण को तो कुछ महसूस नहीं हुआ, पर नीलम ने जिस नज़रों से कृष्ण को देखा ये गाना गाने के बाद, कृष्ण को झेप सा गया। अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया। अक्सर वो राधा को एक गाना सुनाया करता था। हो सकता है ये गाना सुनकर नीलम को राधा को कुछ याद आए। उसने बोला, चलो अब मुझे गाने दो। ये गाना राधा को बहुत ही पसंद था। नीलम बोली, तो गाओ ना, रोका किसने है। तुम दिल की धड़कन हो, धड़कन में रहती हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन हो, धड़कन में रहते हो। ये गाना गाने के बाद कृष्ण कुछ चुप सा हो गया। अब तक ट्रेन की बत्तियां भी बंद हो गई थी, रात हो चली थी। राधा अपनी सीट पर, नीलम अपनी सीट पर और कृष्ण अपनी सीट पर था।
कोई एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। रात के अंधेरे में ट्रेन की खिड़की से आती हुई प्लेटफॉर्म की रोशनी में दो चेहरे साफ दिखाई पड़ रहे थे। एक राधा का जो कि अंधेरे में मुस्कुरा रही थी, और एक नीलम का, वो भी मुस्कुरा रही थी। तो कैसी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या नीलम के मन में कुछ गलतफहमी हो गई है, क्योंकि गाना ही ऐसा कृष्ण ने गाया था कि किसी को भी मिसकंसेप्शन हो सकता है। और राधा क्यों मुस्कुरा रही थी? क्या राधा का दिमाग ठीक है और राधा को हर कुछ याद है और वो बस एक्टिंग कर रही है? और वो एक्टिंग क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है? और कृष्ण जिसने राधा के लिए गाना गाया, पर राधा के लिए गाया हुआ गाना नीलम को लग गया है। तो ये सब जानने के लिए आगे के एपिसोड्स मैं कल अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।